Good morning, 10th class students. This is today's topic land use pattern in India. So, yesterday we learned about land utilization, land resources, and one more topic resource planning in India, conservation of resources. So, these are very important for our board syllabus also. So, kindly pay attention to it and trying to read the book once. आप कोशिश करें कि आप अपने इन बुक्स को जो आपके पास बुक्स हैं उनको रीड ज़रूर करें और ये इस तरह के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सामने आते हैं आप उनको दो देखते रहें, रीड ज़रूर करते रहें। रीड करने से आपकी बहुत सारी जो रिवीजन हैं वो डन हो जाएंगे और जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। सो लेट्स टिक टू अनदर टॉपिक विच इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। सो आप यहाँ से लास्ट जो फिगर था आपका शायद आपने समझा होगा कि हमारे यहाँ माउंटेन रीजन 30%, प्लेन्स 43 के लगभग और प्लेट्यू कुछ एक रेशियो में जो रेस्ट ऑफ 100% से बचता है वो इंडिया में ये 27% है, 43% प्लेन है। द यूज़ ऑफ लैंड is determined by both physical factors such as topographic climate, soil types as well as human factors. अब इसमें हमारे लिए नई चीज़ क्या है, अगर आप लैंड यूज़ को डिटरमाइन करें, लैंड यूज़ को डिटरमाइन करें तो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? पहला तो आता है कि बोथ फिज़िकल फैक्टर्स, ओके, बोथ फिज़िकल फैक्टर सच एज, जिसमें कि अब इसके एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? ये टोपोग्राफी है, आपका क्लाइमेट है ना, और उसके बाद आपका सॉइल। तो फिज़िकल फैक्टर में कैसे, जो आप अपने आसपास देखते हैं लैंड पैटर्न में, उसका टोपोग्राफी, उसकी बनावट क्या है, वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का है, जैसे कि पहाड़ी हिली एरियाज़ में आप जाएं और जो आपके वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके हैं आप वहाँ जाएं या डेजर्ट एरियाज़ में जाएं तो वहाँ आपको वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, ये सारी चीज़ अलग मिलेगी। ये आपके फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत बारीकी से समझनी भी होती हैं, लिखनी भी होती हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, ओके। एंड द सेकेंड वन इज़ ह्यूमन फैक्टर। अगर सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ समझेंगे, सच एज अब जैसे इंसान है, इंसान ऐसे कौन से फैक्टर बनाएगा? सबसे पहले तो पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन सबसे मेन फैक्टर हो जाता है। आपको दिखाई देगा कि पॉपुलेशन है तो उसकी वजह से लोग हैं, स्टेट है, शहर हैं, कंट्री है, उसी की वजह से गवर्नमेंट है, उसी की वजह से रिसोर्स को यूज़ करना हम और भी स्किल तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है, अल्टीमेट रिसोर्स है। उसकी डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, ये टेक्निकल कैपेबिलिटी है, इसके बारे में हमने कल बात की थी आपसे, जिसको आप स्किल से जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब स्किल्ड पर्सन है या नहीं है, इससे आप जोड़ सकते हैं। आप इससे जो इंसान ने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की हैं आप उससे उसको जोड़ सकते हैं। और बस इतना ही, मेनली तो यही फैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ये भी आपके ह्यूमन फैक्टर में है क्योंकि कल्चर और ट्रेडिशंस तो बेटा पॉपुलेशन के अंतर्गत जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वही बनाते हैं उन्हें। अब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा डैम बन रहा है, अगर कल्चर ट्रेडिशन की हम बात करें तो ट्रेडिशन की, प्ले ग्राउंड बन रहा है, मतलब खेलने की कहीं कल्चर है तो वहाँ प्ले ग्राउंड बना, तो जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो तो ह्यूमन फैक्टर्स में ही काउंट होगा। ये एक पाई चार्ट है, ये इसमें दिया हुआ है कि जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी दी हुई है। ये 1961 का डेटा है और ये 2014-15 का डेटा है। हालांकि ये भी 5 साल पुराना डेटा है, बट फिर भी अगर आप कंपैरिजन करें इतने सालों के बीच में, आई थिंक ये 44 ईयर्स का गैप हो जाता है। तो 44 ईयर्स के गैप में आप कंपैरिजन समझें ब्लू चार्ट से, ग्रीन चार्ट से। मेनली जो आपका एक बड़ा रेशियो है आप उसको सबसे पहले समझें, जैसे ये यहाँ तक, बस अगर इन सब चीज़ों की अगर आप कंपैरिजन कर लें आप अच्छे से, जैसे 4.95 था ये बढ़ गया है,
जो ये रेड था वो घट गया है, जो ब्लू था वो भी बढ़ गया है, और जो ग्रीन पार्ट था आपका वो कुछ रेशियो में घटा है 46 से 45। अच्छा, अभी जो कलर्स दिए हुए हैं ना, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप कलर्स पे ध्यान से देखेंगे तो ब्लू कलर जो है वो आपके फॉरेस्ट के लिए है, और जो रेड कलर है आपका बैरन एंड अन कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पहले ज़्यादा था, मतलब बैरन बंजर भूमि, और अन कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब जो कि ऐसे ही किसी व्यर्थ भूमि है, आप देखोगे उसका रेशियो घट गया। घट गया का मतलब हमने उसको मोर यूजेबल लैंड बनाया, ठीक है ना, ये उसका मीनिंग है। अगर आप डार्क ब्लू को देखें, आई थिंक ये डार्क ब्लू ही है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, तो 4.95 था। तो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में हमने उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ाया है, मतलब और किसी एग्रीकल्चर ना होके उसको कॉमर्शियल या किसी और तरीके से यूज़ किया है। तो ये सारे फैक्टर आप मेनली उन चीज़ों को देख सकते हैं, और बाकी ये सिर्फ आपके कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। अगर आप सोर्स की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है 2017 का। ये डेटा हमारा जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं कैबिनेट स्तर के, वो हमें देते हैं। ओके, ये चीज़ बार बार पढ़ चुके हैं आप कि हमारा जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज़ डेटा के अगर बात करें, हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। मतलब अगर 100 की बात हो रही है 100% की, तो उसमें ओनली 93% है वो हमारे जोग्राफिक एरिया में अवेलेबल है। उसका रीज़न भी है ना, अभी अभी आपने ऊपर देखा ना लैंड पैटर्न किस तरह अलग अलग है, आप देख सकते हैं उसको। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैड नॉट बीन डन फुली। आप जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, वो जो 7% की जो बात हो रही है, उसमें मेघालय, त्रिपुरा, ये जो आपके नागालैंड और ये सारे जो लैंड हैं, अगर आप वहाँ की बात करें तो उसकी जो रिपोर्टिंग है सिर्फ असम में ही डन हुई है। और सॉरी, एक्सेप्ट असम, असम के अलावा ये बाकी जगह जो है अच्छे से नहीं हुई है। तो इसका मतलब है उसके लैंड बैटर्स को इसमें ऐड नहीं किया गया है। यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आज भी अपने कई सारे डेटास के उससे गुजर रहा है, यानी कि डेटा ऐड नहीं हो पाया है। ओके, मोर एवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। उस 7% में कुछ एरिया ये वाला भी है। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना से तो अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं एक अक्साई चीन का इलाका है जो चाइना के कब्जे में है, और जो पीको पाकिस्तान की बात होती है तो वो है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस दोनों ही एरिया को इसमें ऐड नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने, क्योंकि वो हमारे सर्वे में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका कब्जा है, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे जो एक स्टोरी दी है अब यहाँ पे, ये वही है जो मैं आपको पीछे समझाता आ रहा था। जैसे आप कैटल पॉपुलेशन का देखेंगे कि वो चराने के लिए यूज़ करते हैं, आप किस तरह के यहाँ पे लैंड हैं वो पूरा क्वालिटी का कल्टीवेशन होता है, उसके बारे में बात होगी। ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए ही है, आप इसको सिर्फ रीड करें, इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बहुत हार्ड हो। आप ट्राई करेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज इन दिस पैराग्राफ, दिस इज़ वेरी इजी, काइंडली रीड इट। यस, फॉरेस्ट एरिया की बात होगी अभी। आप देखिए ज़रा, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अगर हम ये कहें कि इंडिया के पूरे 100% जोग्राफिकल एरिया की अगर बात करें, तो उसका सिर्फ 33% जो हमारा कहते हैं ना कि चाहिए हमें 33%, 100 का, तो हमारे पास 33% भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया कम है, सिंपल सी बात क्योंकि हम काट ही इतना रहे हैं, हम पेड़ों को लगाते ही कब हैं। एंड एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। अच्छा, यहाँ से एक नई चीज़ आई कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग ही शायद अब तक हम चल रहे हैं। समझिएगा इन चीज़ों को। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020, मोदी सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी ले आई। इससे पहले वो 19 आई थिंक 84-86 के लगभग चल रही थी, ठीक है। तो इसे हटा के अब इससे लागू किया है। तो वैसी अलग अलग पॉलिसी होती है, तो उसमें ना फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आउटलाइन किया गया था कि 33% होना चाहिए। लेकिन अगर डेटा आज का आए तो कितना आ सकता है, उसको हमें देखना चाहिए और फॉरेस्ट पॉलिसी बदलनी चाहिए,
क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, लोग रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये ज़रूरी इसलिए है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। आप देखते हैं फ्लड आता है तो ज़मीन कट जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसके आसपास के जो नदी के आसपास के पेड़ हैं वो सब कट कर दिए। जहाँ पे फर्टाइल लैंड है वहाँ पे पेड़ों की कटाई हमने बहुत तेज़ी से शुरू की है। कहीं भी घर बना रहे हैं, जहाँ नाले होने चाहिए, जहाँ नदियाँ होनी चाहिए, वहाँ भी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। तो प्रॉब्लम्स किससे होंगी? इको बैलेंस जो होना चाहिए वो कैसे बनेगा? द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिजेस ऑफ दिन फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। अब 8th क्लास में भी था, हिस्ट्री में भी, वैसे भी आप पढ़ते हैं कि जो लोग जंगलों की लिवलीहुड पे जीते हैं, जंगल ही उनके लिए, फॉरेस्ट ही उनके लिए सब कुछ है। तो आप सोचिए कि वो किस तरह के हालातों से गुजरते होंगे, वो कहाँ जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। एंड अगेन इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ उसी लैंड पैटर्न की उसके बारे में बात किया है। ऐसे अगर नॉर्मली मैं आपको समझाना चाहूँ, अब जो बहुत सारा लैंड है हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, तो उसमें रॉकी भी है, एरिड भी है, डेजर्टी एरिया भी है, ठीक है, ठंडा भी है, गर्म, दोनों तरह से, जिसमें कोई यूज़ नहीं है डेजर्ट का। और जैसे आप बात करें रोड्स की, रेलवेज़ की, इंडस्ट्री की, क्योंकि ये भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही आएगा, तो ये भी आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो लैंड को तो बराबर हम लॉन्ग पीरियड से यूज़ ही कर रहे हैं ना, लेकिन हमने उसको मेज़र भी नहीं किया है, बना के भी नहीं रखा, मैनेज भी नहीं किया है। तो इस तरह से वो हमारे रिज़ल्ट में क्या आया कि लैंड डिग्रेडेड, लैंड जो है घट रही है, लैंड की जो क्वालिटी है वो घट रही है। लैंडस्लाइड होना, पहाड़ों पर मिट्टी गिरना, वहाँ पे आपने हाईवेज़ कंस्ट्रक्ट किए, हर एक चीज़ बनाई, बट आपने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चले, इसलिए ये सारे सीरियस जो इन्वायरमेंट में लॉस हो रहे हैं वो हमें देखने पड़ रहे हैं। इजी चैप्टर है, बहुत हार्ड नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, सिर्फ इसमें यह दिखाया कि कंजर्वेशन मेजर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए किसी चीज़ को संरक्षित करने के लिए, मतलब बचाए रखने के लिए। और लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे कि वो होता कैसे है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। सॉइल इरोजन से लेके आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़े, पेड़ों का ना होना, वेटलैंड है उसको भी घटा देना, नदियों की सफाई ना होना, हमारा वेस्ट उसमें जाना, और टाइम टू टाइम पे बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना लैंड के अपग्रेड के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर्स की इसमें बात हुई है। ये उतना हार्ड नहीं है। आई हैव टू टेल यू दैट यू हैव टू रीड वन दिस पैराग्राफ ऑल्सो। ये उतना हार्ड नहीं है, मैं अगेन आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बात करेंगे उन साइट्स की जब इस पैराग्राफ में, तो आप, जैसे मैं नॉर्मल समझाऊँ आपको, आप देखेंगे कि कुछ स्टेट हैं जहाँ डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गुजरात, राजस्थान की भी बात की, ओवर ग्रेजिंग बहुत हो रहा है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन है। आप समझ रहे हैं ना कि वहाँ लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, उसका रीज़न दिया है। तो मेन रीज़न ओवर ग्रेजिंग है, और ये डिफॉरेस्टेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तो वहाँ ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे नॉर्थ स्टेट की बात करें जो एग्रीकल्चर लैंड वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी ओवर इरिगेशन, मैंने कहा ना आपको, वही आप फसल इतनी सारी करते हैं कि आप ज़मीन को खाली ही नहीं छोड़ते हैं, जबकि ज़मीन को एक फसल की सीज़न के लिए खाली छोड़ना चाहिए, ताकि उस पर सूरज की धूप पड़े, बारिश हो और उसको फ्लो किया जाए, तो उसमें मिनरल सारे बने रहें। वो भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। आप ये सारी चीज़ों को अगर ऐड करें, आप ऐड करें ओवर ग्रेजिंग, आप ऐड करें ओवर इरिगेशन, और आप ऐड करें डिफॉरेस्टेशन को, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ओके, वो बस ये सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपको आउटलाइन करके ना उसमें से एनालाइज करनी होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें इतना हार्ड कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में अगर बात करें। और भी उसमें है, जैसे उसमें दिया है कि वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कालिनिटी। अब ये केमिकल वर्ड आ गया, मतलब एल्काइन मुझे नहीं उतना याद है, बट आप देख सकते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा खारा होना, पानी का बहुत ज़्यादा पीला होना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से चीज़ें गुजर रही हैं, वो भी हमारे सॉइल के लिए ख़तरनाक है। मिनरल प्रोसेस में लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है, कैल्साइट ऑफ सोपस्टोन को, तो वो भी जो है क्वांटिटी में डस्ट फैलाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो जाएगा तो हमारे यहाँ मिट्टी में ही। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से वाटर वेस्ट होने से भी जो वाटर आ रहा है नदियों के जरिए, नदियों से फिर आ रहा है इलाकों में जो वेट लैंड है वहाँ पे, तो वो सारी की सारी जो क्वालिटी है ख़राब हो रही है।
अच्छा, सॉइल प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ आप चीज़ें समझेंगे। ये पेरेंट बेड रॉक है, और ये सब ट्रिम वेदर्ड है, और ये सबसे टॉप सॉइल पे जो अपर सॉइल होती है ग्रीन, ये इस तरह से उसकी बनावट है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए इसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया, एटलीस्ट यहाँ पे वो मतलब मैंने आपको एनालाइज करके 3-4 फैक्टर बताइए अलग अलग रीजंस में, जैसे प्लेटिव रीजंस में, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नॉर्थ स्टेट है वहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से, और जो ये स्टेट है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, ये क्वेश्चंस यहाँ से आते भी हैं, और ये अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी भी है समझने में। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, जैसे हम पानी वगैरह के सब की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की आपको मिट्टी के टाइप समझाए जाएंगे, और बताया जाएगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल क्यों है? आपने देखा है बहुत सारी बंजर भूमि को लोगों ने सही किया है, यूजेबल बनाया है। मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे। अगर ये नहीं होगा तो हम अनाज कैसे खाएंगे? मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो घर अच्छे कैसे बनेंगे? एंड मैनी मोर थिंग्स। कपड़े भी कैसे पहनेंगे? कॉटन भी तो उसी में उगता है। सो सॉइल इज़ ए लिविंग सिस्टम, इसलिए कहा गया कि सॉइल एक लिविंग सिस्टम की तरह है। अगर क्वेश्चन आए ना, हाउ यू कैन से दैट सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, 3 पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स में। अच्छा क्वेश्चन है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल इनटू अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कहते हैं ये जो टॉप सॉइल है ना, इसको टॉप सॉइल की लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। और सोचिए हम उसको अपने स्वार्थ के लिए कुछ ही सालों में हमने बहुत सारा बर्बाद कर दिया है मिट्टी को। ठीक है, रिलीफ पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर आर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतना पूरा आप ध्यान से देखें एक बार इसको दोबारा से। ये अगर आप बात करें तो ये सारे फैक्टर्स सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बड़े जिम्मेदार हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह है। आप इसको देखें कि यहाँ लिखा ये है कि रिलीफ फैक्टर, पेरेंट रॉक, जो अभी नीचे डायग्राम समझाया था ना हमने आपको इधर, अभी फिर से देखेंगे, आप अपनी बुक में भी देखेंगे। बेड रॉक, क्लाइमेट, मौसम बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वेजिटेशन वहाँ कैसी है, पेड़ पौधे से लेके हर तरह। ये जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और ये टाइम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि हमारी मिट्टी इससे बनती है। ये लाखों साल का टाइम लगता है। सो काइंडली नोट इट इन योर नोटबुक। फिर उसमें और भी सारे हैं, आप देखेंगे कि टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटी, डिकम्पोज़र, कौन कौन सी चीज़ें मिट्टी में मिल के सड़ रही हैं, इन सब के कंट्रीब्यूटर से भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। आप देखते हैं ना, खाद डाली जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे, सारी चीज़ें मिट्टी में मिक्स कर दी जाती है, वो केमिकल ऑर्गेनिक चेंज होते हैं जो बहुत सारा टाइम लेते हैं। और सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑर्गेनिक, ये सब लोग जानते हैं कि ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक, वो पेड़ों के और जानवरों के या इन सब चीज़ों के जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो ह्यूमस ही बोलते हैं उनको। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में वही बात समझाई है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। ओके, अब सॉइल को कई तरह से आप बांट भी सकते हैं, क्लासिफिकेशन है। और अब यहाँ से फिर आपकी मिट्टी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक मिट्टी के बारे में समझाऊंगा और आपको लेटर ऑन जो मिट्टी है वो समझ में आ भी जाएंगी, क्योंकि वो मैप के ज़रिए आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि मैप तो खैर इस मंथ में होगी क्लास, हम आई थिंक आपको 25 को एग्ज़ाम, आई थिंक। तो काइंडली आप रिवीजन पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि पेपर जो हमने बनाया वो भी अच्छा ही बनाया है। जितना सिलेबस दिया उसी में से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं दिया है। बट आप रीड ज़रूर करें बुक, ये मेरी आपको सबसे अच्छी सजेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी सजेशन कि आप रीड ज़रूर करें मेरे इतना समझाने पढ़ाने के बाद। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो आप देखते हैं हमारे यहाँ रिलीफ फीचर्स अलग अलग हैं, क्लाइमेट रियल्म्स अलग अलग हैं, वेजिटेशन टाइप अलग है, लैंड फॉर्म अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल है वो डेवलप होती रही है लाखों सालों से। तो जरा बात करते हैं, सबसे पहली सॉइल जो है एलुवियल सॉइल। देखिए
इसको आप कैटेगराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लें। उसी तरह से ब्लैक को और आगे येलो सॉइल, रेड सॉइल, सबको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज कैसे करना है आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। जैसे एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे वाइडली स्प्रेड है और इम्पॉर्टेंट सॉइल है इंडिया में, सबसे ज़्यादा ये हिस्से में यही फैली है ऑल इंडिया लेवल पे अगर बात करें जोग्राफिकली। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है, मेड ऑफ पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना है, ठीक है। ये आपके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट 2 लाइन्स हो गई। वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल एंड एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। अब देखो अभी किस किस रिवर सिस्टम से गुजरा है और ये किस किस एरिया में पाई जाती है, ये आपको लिखना है। और वो आपको स्मॉल हेडिंग्स में, स्मॉल पॉइंट्स में रखना है। मतलब कि अगर आप जैसे एलुवियल सॉइल हेडिंग डाल रहे हैं तो उसमें ए होना चाहिए कि वो किस किस रीजन में फैली हुई है, ठीक है। ये लर्न करने के लिए बेसिस पे है। दूसरा आपका चाहिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और मतलब देखिए 2 हेडिंग तो हो ही गई ना। अगर इसमें तीसरी अगर हम कोई पॉइंट ऐड करें तो वो पहला वाला ही है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्प्रेड फैली हुई है और नॉर्दर्न प्लेन जो पूरा एलिवेबल सोल्स बना है। अब आप ज़रा देखें तो फॉर्मेशन और रीजन में ये 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम से मिलके बना है, ठीक है। तो आप इसमें चाहें तो रिवर सिस्टम को ऐड कर सकते हैं सी में, ठीक। रिवर सिस्टम जिसमें जो सिंधु नदी है नॉर्थ की तरफ, गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। द सोइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर। अब जब रीजन की बात करेंगे तो आप मोस्टली तो नॉर्थ प्लेन की तो बात करेंगे ही करेंगे, तो उस रीजन में आप राजस्थान और गुजरात को ऐड कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को एक स्मॉल टॉपिक्स वो सॉरी स्मॉल हेडिंग्स में और 1 पॉइंट में बांटने का इसका तरीका हो गया, जिससे आप लर्न कर सकें और उसको कैटेगराइज अच्छे से कर सकें। फिर लास्ट में उसमें लिखा भी है फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, द कृष्णा और कावेरी रिवर। तो जब आप रिवर सिस्टम की तरफ बात करेंगे थर्ड लाइन में तो आप कहेंगे कि अगर ओलिवल सॉइल ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल प्लेन्स डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अगर इतनी सारी नदियों में अगर आपको 2 नाम भी याद रहते हैं तो भी आपको अच्छी बात है। ये इस तरह से आपका लिखने का पैटर्न होना चाहिए। आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें से लिखें, पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ को इस तरह से पॉइंट्स में कैटेगराइज करके अच्छे से लिखें। ओके, दिस इज़ एलुवियल सॉइल जो हल्की गेहूं कलर की होती है। ब्लैक सॉइल तो आप जानते ही हैं डार्क कलर में ही होती है। और आप चाहें तो और भी 2-3 चीज़ ऐड कर ही सकते हैं उसमें। एलुवियल सॉइल में सिल्ट और क्ले भी होता है पॉइंट की तरह, ठीक है, पूरा पैराग्राफ की तरह नहीं। ओके, बस ये इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और होगी, ये रीज़न है बेटा। अगर आपकी बात करें इसमें ये लिखा है सच सॉइल्स आर मोर कॉमन ब्लेंडमोन प्लेन्स सच। अब ये कौन कौन से प्लेन्स की बात हो रही, तराई, चौज और द्वार्स की। द्वार मतलब जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, उस तरह के जो उस तरफ इलाके हैं, क्योंकि वहाँ गंगा नदी है। तराई की बात करें तो वो नीचे वाले इलाके हैं। आपको याद है 9th में आपने पढ़ा था दोआब, तराई रीजन, ये सारे खादर, भांगर, ये सब आपने पढ़ा था। ये उसी में क्लासिफाइड किया हुआ है इसको। सो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा। आप उस पर ध्यान देना है एलुवियल सॉइल पे अच्छे से। और सॉइल रिसोर्स आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रेज होते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मेजर और एक चीज़ और है, आप प्लीज़ एक बार मैप ज़रूर देखें ताकि आपको कोई चीज़ रटनी ना हो और आप यहाँ से कम ये देख सकें कौन सी मिट्टी है वो किस किस रीज़न में फैली हुई है, ये चीज़ आप देख सकें। तो आपको वो चीज़ रटनी भी नहीं क्योंकि आपने मैप क्लास ऑलरेडी 9th में लिया है, तो आपको वो रीजंस एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। आप इस पूरे को ओवरव्यू करेंगे ना मैप को, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये रीज़न, ये स्टेट है तो यहाँ ये वाली मिट्टी है, यहाँ ये है तो यहाँ ये वाली मिट्टी है, ठीक है। सो क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।